हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का पदखंड का 6 चैप्टर तुमुल कोलाहल कलह में जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, उसी का मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई भी चीज़ का कमी आपको लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर किया कीजिए ताकि आपके दोस्त या भाई बहन भी इससे पढ़ सके। ओके, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए, पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि जब मनु के जीवन में चिंता और उदय की ज्वाला धधकती है तथा पूरा सम्मुख जीवन एक अनंत मरुभूमि की तरह प्रतीत होता है। यानी कहने का मतलब कि जब मनुष्य का जो मन होता है वो चिंता से एकदम विचलित हो जाता है, उसके मन में चिंता का ज्वाला धधकने लगता है और पूरा दुनिया जो है, पूरा जीवन है एक अनंत मरुस्थल की तरह प्रतीत होने लगता है। जैसे चातकी पहली वर्षा की बूंद के लिए तरसती है। देखिए, चातकी के बारे में मैंने भावार्थ वाले वीडियो और इस भावार्थ वाले के बाद ऑब्जेक्टिव वीडियो में भी बताया चातकी के बारे में कि चातकी एक छोटा सा पक्षी टाइप का होता है, फितंगी टाइप का होता है, जो क्या होता है कि स्वाति नक्षत्र के में जो पहला बारिश का बूंद धरती को छूता है, उस बारिश के बूंद को पीने के लिए हमेशा तरसते रहती है। ठीक, तो उसी तरह से क्या होता है, मनुष्य भी तरसते रहता है। फिर आगे बोलती है कि ठीक उसी समय श्रद्धा का आना या होना उस सरस अर्थात आनंद तृप्ति सौंदर्य और सृजन रूपी वर्षा की तरह है जो जीवन को एक साथ सुंदर और संपूर्ण बना देती है। ओके, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य चिंता से बहुत ही विचलित हो जाता है और उसको पूरा दुनिया अंधकार की तरह लगने लगता है, उसी प्रकार जैसे चातकी क्या होती है कि बारिश की पहली बूंद को पीने के लिए तरसते रहती है। तो अगर उस समय आपको श्रद्धा मिल जाए, यानी हृदय की बात मिल जाए, आपको हृदय की भावना मिल जाए, तो आपका क्या होता है कि जीवन एकदम सुंदर और संपूर्ण हो जाता है। ओके, तो यही इसीलिए कहा जा रहा है कि इस प्रश्न में कि बरसात एक सरस अभिप्राय है। ठीक है, एक सरस अभिप्राय है, यही कारण है कि बरसात एक सरस अभिप्राय है। ओके, तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, हृदय की बात का क्या अभिप्राय आशय है। हृदय की बात का क्या आशय है। ओके, तो उत्तर देख लीजिए कि हृदय की बात से आशय मनुष्य की आंतरिक सुंदरता, अनुभूतियों और भावनाओं से है। यानी जो हृदय की बात है, यानी हृदय मनुष्य के अंदर होता है। ठीक है, यानी आंतरिक भाग में होता है। तो हृदय की बात से मनुष्य की आंतरिक सुंदरता और भावनाओं का पता चलता है, हृदय की बात से ही। ओके, फिर आगे है, यह बाहरी जीवन के कोलाहल और कलह के वातावरण के समांतर एक सुंदर और आत्मिक संसार का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, और जो आपका हृदय की बात है, ये क्या होता है कि बाहर के शोर शराबे कष्ट से दूर एकदम शांति और आत्मिक संसार का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, फिर आगे बोल रहा है कि जो प्रलय और आहत के समय निराशा में घिरे मनु के अंतर्मन में प्रेम और सौंदर्य
प्रेम, सौंदर्य और सजल की अनुभूति जगाने का कार्य करता है। और जो हृदय की बात है, ये किसी भी मनुष्य के मन, निराश मन को क्या करता है, फिर से प्रेम से भर देता है, उसमें सजल अनुभव जगा देता है उसके मन में। उसी को कहते हैं हृदय की बात। ओके, तो ये जो हृदय की बात है, इसका क्या आशय है, आपको आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख किया गया है? ये जो आपका कविता है तुमुल कोलाहल कलह में, इसमें उषा की किस भूमिका का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि कविता में उषा का उल्लेख विषाद और व्यथा के अंधकार के समांतर आशा और खुशी की वाहिका ज्योति की किरण के रूप में हुआ है। ठीक, यानी जो उषा का भूमिका है वो किसके रूप में हुआ है, अंधकार में जो आशा की किरण ज्योति निकलती है उसके बारे में, खुशी की आशा की जो ज्योति की किरण निकलती है उसी के बारे में कहा गया है। ठीक, फिर आगे कहा गया है, जो पुष्पों के विकास की प्रति अर्थात जीवन में आशा और हर्ष के आगमन के रूप में प्रकट हुई है। और ये जो उषा की जो भूमिका है वो क्या है कि एकदम सुबह के फूल की तरह, एकदम खिला फूल के तरह आपके मन में क्या होता है कि आशा और हर्ष के आगमन के तरह प्रकट होता है। यही भूमिका है कविता में उषा की। ओके, फिर आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि सजल जलजात का क्या अर्थ है? सजल जलजात का क्या अर्थ है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि सजल जलजात का अर्थ है जल से युक्त कमल। ठीक है ना, यानी जल में जो कमल उगता है उसी को सजल जलजात कहते हैं। ओके, यह कविता में निराशा और दुख के प्रतिच्छायित अश्रुओं के सरोवर अर्थात शुष्क प्राय जीवन में सजल अर्थात आशा, सौंदर्य और ससृजन युक्त कमल के पुष्प के रूप में है। ओके, यानी कहने का मतलब कि ये जो सजल जलजात का कहने का मतलब कि जल में जो खिला कमल का फूल होता है, कमल का पुष्प होता है, उसका अर्थ है। और ये जो हमारे दुख भरे जीवन में हमारे जब हमें कष्ट होता है तो आंसुओं का जो सरोवर रहता है, उस सरोवर में जो हृदय की बात होती है वो एकदम कमल के फूल के तरह हमारे मन में खिलती है और हमारे मन को शांत कर देती है। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर लीजिए इसको। ठीक, अच्छे से देख लीजिए एक बार। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर देख लीजिए। चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी जो है किसके लिए तरसती है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि चातकी कण अर्थात स्वाति नक्षत्र में वर्षा की पहली बूंद जिसे मोती कहा जाता है के लिए तरसती है। यानी चातकी के बारे में तो बता ही दिया हूं मैं कि चातकी एक प्रकार का छोटा सा पक्षी है। ठीक है, नहीं पक्षी है, ठीक, एक पक्षी है। ओके, और ये वर्षा की बूंद, पहली वर्षा की बूंद जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोती कहते हैं। ठीक है ना, तो एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, इसमें जो वर्षा होती है उसे कहा जाता है कि जो वर्षा का सीजन उसका पहला बूंद धरती को छूता है तो उसी को मोती कहा जाता है। और उसी वर्षा की बूंद के लिए चातकी पक्षी जो है तरसती है। ओके, तो ये बात समझ में आ गया चातकी किसके लिए तरसती है। और लास्ट प्रश्न देख लीजिए। लास्ट प्रश्न है तुमुल कोलाहल कलह में कविता का भावार्थ लिखिए। यानी जो आपको मैंने अपना भावार्थ पढ़ाया है उस पूरे भावार्थ को एक सारांश के रूप में लिख देना। ठीक, जैसे कि नीचे वाला प्रश्न है या में कि तुमुल कोलाहल कलह में कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। तो देखिए वो जो भी मैंने अपने भावार्थ वाले वीडियो में पढ़ाया है वो सारे भावार्थ को सिर्फ, ठीक, श्लोक को नहीं, भावार्थ को एक साथ लिख देना, वही हो जाएगा कि आपका इसका सारांश। ओके, या कविता का पूरा भावार्थ। ओके,
और देख लीजिए कि आर्ट्स 2011 में, कॉमर्स 2012 में, 13 में और साइंस 12-13 में पूछा गया है प्रश्न। तो ये वीवीआई प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और जो लोग मेरा भावार्थ वाला वीडियो या इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट हिंदी क्लास 12th में जाए और वहाँ पर आपको सारा 12th क्लास का हिंदी का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब कुछ, भावार्थ, सारा चीज़ आपको वहाँ पर हिंदी का मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है आपको प्लेलिस्ट तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ से आप किसी भी चीज़ का पीडीएफ एकदम मुफ्त, एकदम फ्री ले सकते हैं। ओके, तो आज ही जल्दी से जाकर पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और मेरे चैनल पर से जुड़ जाए। ओके, रीडेबल स्टडी पॉइंट का चैनल है। ओके, वहाँ से जुड़ जाइए और फ्री में पीडीएफ लीजिए। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।